सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी जेईई सीवीटी 2 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जो सब्जेक्ट मेरा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट का आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उन सारे टॉपिक को इंक्लूड किया जाएगा जो आपके उस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन जो है आरआरबी जेईई के प्रीवियस पैटर्न पे और आने वाले न्यू पैटर्न्स पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो जो टॉपिक है उसमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता क्या है। तो जैसे मान लेते हैं हम कोई एक फोर्स लेते हैं और मान लेते हैं फोर्स मेरा एफ है और ये किसी सरफेस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो जब भी हम किसी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं या उसका कंपोनेंट फाइंड करते हैं, तो एक हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं और एक क्या निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, अगर उसके साथ थीटा एंगल बना है तो मेरा एफ कॉस थीटा हो जाता है और वर्टिकल के साथ एफ साइन थीटा होता है। तो ये मेरा क्या होता है, कंसेप्ट रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता है, यानी एक फोर्स के कम से कम दो कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे बोला है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ फोर्स, एक फोर्स को स्प्लिट करना इनटू टू और मोर कंपोनेंट। तो एक फोर्स को दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट में अगर तोड़ा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट बोला है कंपोजिशन ऑफ फोर्स, तो ये नहीं होगा मेरा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इसमें करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर में मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपका रोटेशन की वजह से आता है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। और फोर्थ जो मेरा है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स में क्या होता है कि अगर एक फोर्स को इक्विलिब्रियम तब माना जाता है या जब उसका अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स मेरा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, या इस तरह से बोला जाए कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हो वो भी जीरो हो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स हो वो भी जीरो हो, और समेशन ऑफ मोमेंट जो है वो भी जीरो, तब हम इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ फोर्स एफ मैक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज, तो इसमें हमको बताना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। तो एक्स एक्सिस जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक तरह का एक्स एक्सिस है, और जो मेरा वर्टिकल एक्सिस है उसका वाई एक्सिस है। तो बोल रहा है कि एफ फोर्स जो है थीटा एंगल के साथ एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, तो इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो क्या होता है, मेरा एफ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका एफ कॉस थीटा हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, द रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर फोर्सेस F1 एंड F2 इज गिवन बाय। तो यहाँ पे F1 और F2 दो परपेंडिकुलर फोर्स है, तो मैं मान लेते हैं F1 फोर्स है और एक मेरा F2 फोर्स है। परपेंडिकुलर का मतलब यानी इसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, थीटा यहाँ पे मेरा कितना है, 90 डिग्री है। तो जब भी हम लोग रिजल्टेंट फोर्स देते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर जो भी आपके पास फोर्स है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट मेरा क्या आ जाएगा, रूट अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 90 डिग्री। अब कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है आपका, जीरो होता है, तो उससे रिलेटेड ये भी जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है ये टोटल क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। तो रूट अंदर में क्या बच जाएगा, रिजल्टेंट आर इक्वल टू रूट अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा अगर दो फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है तो ये मेरा परपेंडिकुलर का केस हो गया। अगर दो फोर्स पैरेलल होते हैं और एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसके बीच का एंगल थीटा हो जाता है, सॉरी 0 डिग्री हो जाता है। अगर मेरा पैरेलल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, तो उस केस में एंगल 0 हो जाता है, और उस केस में यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा हट जाता है क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड है आपका, इक्विलिब्रियम एंड इक्विवेलेंट पे। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का भी कंसेप्ट हम बताए थे कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई फोर्स या कोई भी स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं जब उसमें समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होना चाहिए, या समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स उसको बोलते हैं वो जीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो होना चाहिए, और समेशन ऑफ मोमेंट जीरो होना चाहिए। समेशन का मतलब होता है यहाँ पे अलजेब्रिक सम को लेना। तो यहाँ पे जो अगर हम लोग अलजेब्रिक सम लेंगे, अलजेब्रिक का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, द फोर्स डैट ब्रिंग्स
एन अनबैलेंस सिस्टम, यानी एक मान लीजिए हमारे पास अनबैलेंस सिस्टम है, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाता है, वैसा फोर्स जो एक अनबैलेंस सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिजल्टेंट आपको बता ही दिए हैं और मोमेंट भी आप जानते हैं। कपल का मतलब होता है कि अगर हम लोग दो अपोजिट फोर्स लगाते हैं विथ सेम मैग्नीट्यूड का तो मेरा क्या होता है, कपल हो जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम के लिए द नेट फोर्स एंड नेट मोमेंट एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी। तो ये क्या होना चाहिए, नेट फोर्स हो या नेट मोमेंट हो, सब क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। तीन फोर्स जो है वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, दे मस्ट सेटिस्फाई। तो अगर तीन फोर्स है तो तीन फोर्स को जैसे हम लोग एक लॉज पढ़े होते हैं, उस लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट है जहाँ से तीन फोर्सेस मेरा है, इस पे मान लेते हैं आपका जो है, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा एंगल है, यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा एंगल है और यहाँ पे मान लेते हैं बीटा एंगल है। मान लीजिए यहाँ पे फोर्स F1 है, यहाँ पे फोर्स F2 है और यहाँ पे फोर्स F3 है। तो अगर थ्री फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो वो लैमिस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पे लैमिस थ्योरम होता क्या है, तो लैमिस थ्योरम क्या होता है, जैसे जो फोर्स आपका है, जिस फोर्स को आप ले रहे हैं, जैसे F1 फोर्स को हम ले रहे हैं, तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा उसको लेंगे साइन के साथ, तो साइन बीटा इक्वल टू, अगर हम लोग F2 फोर्स को देखें तो F2 फोर्स के सामने वाला एंगल क्या है, अल्फा, तो F2 बाई क्या हो जाएगा मेरा साइन अल्फा हो जाएगा। उसके साथ F3 है तो F3 के साथ जो एंगल है वो मेरा क्या हो जाएगा, साइन और यहाँ पे थीटा। तो ये मेरा क्या होता है, लैमिस थ्योरम का इक्वेशन फॉर्मेट होता है। यहाँ पे पैरेललोग्राम बोला है तो पैरेललोग्राम दो फोर्स के लिए डिफाइन होता है और ट्रायंगुलर लॉ जो है थ्री फोर्स के लिए डिफाइन होता है। तो मेरा यहाँ पे एक सबसे सुटेबल आंसर जो है वो जहाँ तक है क्या हो जाएगा, सॉरी, अच्छा, थ्री फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, यहाँ पे आपका देखेंगे तो पैरेललोग्राम तो जो है वो दो फोर्स के लिए ही है, तो हम लोग यहाँ पे लैमिस और ट्रायंगुलर को ले सकते हैं क्योंकि ट्रायंगुलर भी थ्री फोर्स के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम यहाँ पे अलग देश को काट देते हैं, यहाँ पे बी एंड सी हो जाएगा आपका, बी एंड सी, सॉरी बी एंड सी नहीं, ए एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पे डिपेंड है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स समझ लीजिए क्या होता है। इसमें आपके पास दो फोर्स होते हैं, मान लीजिए आपका फोर्स एक F1 है और एक आपका फोर्स F2 है, ये दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स में करते क्या है कि हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, और जो मेरा फोर्स F1 है उसी के मैग्नीट्यूड इतना, यहाँ पे हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो मेरा एक बीच में हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, अभी हम इसको दिखाते हैं आपको, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम अपना रिजल्टेंट बोलते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने का इसमें तरीका क्या होता है उसको हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए इसका ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, इस पॉइंट का सी नाम दे दिए, इस पॉइंट का डी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का ई, और इस हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा आपको कि मान लेते हैं यहाँ का एंगल आपका क्या था, थीटा था, तो जितना एंगल पे ये मेरा इंक्लाइंड होता है टोटली, उतना ही एंगल पे भी इंक्लाइंड होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो थीटा एंगल बन रहा है और फोर्स मेरा कौन सा है, ये F1 फोर्स ही है क्योंकि F1 को ही आप एक्सटेंड किए हैं। तो F1 ये हॉरिजॉन्टल के साथ है तो क्या हो जाएगा, F1 cos थीटा हो जाएगा, और ये वर्टिकल के साथ है तो ये F1 sin थीटा हो जाएगा। अब ये मेरा फोर्स जो है F2 है, ये मेरा जो फोर्स है वो कितना है, F2 है। तो टोटल जो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा मेरा F2 प्लस F1 cos थीटा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, देखिए रिजल्टेंट एक तरह से हाइपोटेनस है, तो रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर के केस में आप देखेंगे तो क्या है, F1 साइन थीटा है, तो ये मेरा हो जाएगा F1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। और उसी तरह मेरा B जो है बेस, तो बेस मेरा क्या है, F2 प्लस F1 cos थीटा, तो यहाँ पे F2 प्लस F1 cos थीटा हो जाएगा और इसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिजल्टेंट आपका निकल के आता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। तो ये मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है जिसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स द्वारा निकाला जाता है। ये जो है दो फोर्स के लिए डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपके पास दो फोर्सेस है, तो दो फोर्स के लिए इसको डिफाइन किया जाता है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, द मोमेंट ऑफ फोर्स, द इक्विलिब्रियम कंडीशन या द फ्रिक्शन फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है, इफ टू फोर्स P एंड Q एट एन एंगल थीटा देयर रिजल्टेंट विल बी। तो देखिए रिजल्टेंट यहाँ पे पूछा है, तो उसी तरह अगर हम P और Q यानी F1 को P से रिप्लेस कर दे और F2 को Q से रिप्लेस कर दे, तो यहाँ पे नया रिजल्टेंट जो निकल के आएगा वो मेरा हो जाएगा P² प्लस Q² 2PQ साइन कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2PQ कॉस ऑफ थीटा। तो ये मेरा यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा किस कंडीशन में, जब 8 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा है उस कंडीशन में। चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगुलर लॉ से क्वेश्चन जो है। तो ट्रायंगुलर लॉ जो है ये 3 फोर्स के लिए, 3 फोर्सेस के लिए डिफाइन किया है। 3 फोर्स के अगर हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड करना होता है तो हम लोग ट्रायंगुलर लॉ का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, the triangular law state that if two forces are represented in magnitude and direction by two sides of triangle, their resultant is given by। तो रिजल्टेंट किस तरह से हम लोग उसका देते हैं, बोला है कि if triangle law the triangle law state that if two forces are represented in magnitude and डायरेक्शन बाई टू साइड, अगर एक ट्राइंगल है उसके दो साइड द्वारा उसके मैग्नीट्यूड को दिखाया जाए, मान लीजिए ये और ये साइड उसका मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय। तो रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड साइड दिखाएगा। तो मेरा थर्ड साइड किसको दिखाएगा, आपका रिजल्टेंट को दिखाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इज गिवन बाई थर्ड साइड। 10th नंबर क्वेश्चन है, द ट्राइंगुलर लॉ इज स्पेशल केस ऑफ। तो ट्राइंगुलर लॉ किसका स्पेशल केस होता है, तो ट्रायंगल लॉ जो है वो पैरेललोग्राम लॉ का ही स्पेशल केस होता है। क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम लॉ में जो हम लोग निकालते हैं तो जो मेरा रिजल्टेंट होता है वो यही होता है, रिजल्टेंट मेरा यही होता है। तो देखिए एक तरह से इसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक इसका स्पेशल केस होता है, मेरा पैरेललोग्राम लॉ का स्पेशल केस होता है। अब हम लोग देखते हैं पॉलीगन लॉ। तो अभी हम लोग जितने भी पढ़े पैरेललोग्राम, लामियस थ्योरम या ये ट्रायंगुलर लॉ, तो ये जो थे वो फिक्स क्वांटिटी के लिए, जैसे पैरेललोग्राम 2 के लिए, ट्रायंगुलर लॉ 3 के लिए। बट अगर मान लीजिए आपके पास क्या हो, फोर्स ज़्यादा हो जाए, 2 से या 3 से ज़्यादा हो जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, बहुत सारे फोर्स आ जाए, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो क्वेश्चन में बोला है द पॉलीगन लॉ इसको बोलते हैं, द पॉलीगन लॉ इज एन एक्सटेंशन ऑफ। तो पॉलीगन लॉ जो है वो किसका एक्सटेंशन है, ये पूछा गया है। तो पॉलीगन लॉ जो है वो ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम दोनों का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, फॉर इक्विलिब्रियम द फोर्स पॉलीगन मस्ट बी। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जब फोर्स पॉलीगन होता है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्लोज्ड होना चाहिए। बोला है अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन का है तो फोर्स पॉलीगन कम क्या होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए। फोर्स पॉलीगन जो भी हम लोग बनाएंगे, फोर्स पॉलीगन देखिए इस तरह से बनता है, हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो ऐसे यहाँ पे क्या आता है, रिजल्टेंट इधर से निकल के आता है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर देख रहे हैं तो पॉलीगन मस्ट भी क्या होना चाहिए, मेरा क्लोज्ड होना चाहिए, पॉलीगन क्लोज्ड होना चाहिए। 6th नंबर क्वेश्चन है लैमिस थ्योरम से बेस्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, लैमिस थ्योरम इज अप्लीकेबल फोर्स, टू फोर्स, 3 कंकरेंट फोर्स, 4 कोप्लेनर फोर्स और नॉन कंकरेंट फोर्स। तो इसमें अगर देखें तो टू फोर्स के लिए नहीं है, लैमिस थ्योरम ही बताए थे 3 फोर्स के लिए है। 3 कंकरेंट फोर्स, कंकरेंट का मतलब होता है जो फोर्स एक ही पॉइंट से लाई कर रहे हो, तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 कोप्लेनर फोर्स यानी 4 फोर्स जो है एक ही प्लेन में हो जाए, तो ये नहीं होगा। नॉन कंकरेंट फोर्स, तो कंकरेंट मतलब एक पॉइंट पे सारे फोर्स नहीं हो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी ही होगा। 14th नंबर क्वेश्चन में बोला है, अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम इफ 3 फोर्स पी क्यू आर इक्विलिब्रियम देन
तो मान लीजिए पी के साथ, पी के सामने वाला एंगल जो है, यहाँ पे फिगर एक बार बना देते हैं हम। मान लीजिए ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये थीटा है, ये मान लेते हैं बीटा है, और ये मान लेते हैं गामा है। तो इस केस में क्या लेंगे, लैमेस थ्योरम किस तरह से लिखेंगे, पी, पी बटे साइन के साथ एंगल क्या लेंगे, उसके सामने वाला थीटा, प्लस क्या लेंगे यहाँ पे, सॉरी इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ पे, क्यू, और उसके सामने वाला एंगल देखिए, क्यू के सामने एंगल है बीटा, तो साइन बीटा लेंगे, बच क्या गया आर, और उसके सामने वाला एंगल क्या है आपका, गामा है, तो साइन गामा हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका लैमेस थ्योरम हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है कपल एंड मोमेंट ऑफ कपल। कपल एंड मोमेंट ऑफ कपल, यानी कपल और उसके द्वारा जनरेट किया गया मोमेंट, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, अ कपल कंसिस्ट ऑफ, तो कपल क्या कंसिस्ट करता है, यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए कपल जो है होता है, इसमें दो फोर्स तो होते हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स हम यहाँ पे लगा दिए, तो यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, बट ध्यान ये रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और अपने से एक डिस्टेंस पे लगते हैं, एक दूरी पे लगते हैं। ये नहीं कि यहीं पे लगा दिए 10 न्यूटन का फोर्स। तो दो इक्वल फोर्स होंगे और अपोजिट फोर्स होंगे, क्या होंगे, दो इक्वल फोर्स और अपोजिट फोर्स होंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्सेस, यानी कि कुछ दूरी पे वो दोनों फोर्सेस रहेंगे। 16th नंबर क्वेश्चन बोला है द मोमेंट ऑफ अ कपल डिपेंड ऑन, तो एक कपल का मोमेंट किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा उतना ज़्यादा मेरा क्या होगा, मोमेंट होगा। मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा मेरा मोमेंट होगा। तो यहाँ पर डिपेंड किस पे करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी फोर्स कितना ज़्यादा है, और साथ में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फॉर रिजिड बॉडी अंडर कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड। तो उसको इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होना चाहिए, वर्टिकल फोर्स जीरो होना चाहिए, और मोमेंट भी जीरो होना चाहिए। ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18th नंबर क्वेश्चन है बेरिग्नस थ्योरम इज रिलेटेड टू। तो जो बेरिग्नस थ्योरम होता है वो रिलेटेड होता है किससे, आपका मोमेंट ऑफ फोर्स से। तो यहाँ पे आपको हम इसका डेफिनेशन भी लिख बता देते हैं। तो बेरिग्नस थ्योरम का डेफिनेशन क्या है, बेरिग्नस थ्योरम बोलता है द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। यानी कि अगर हम लोग मोमेंट का रिजल्ट ले रहे हैं किसी पॉइंट पे, या मोमेंट का रिजल्टेंट ले रहे हैं किसी पॉइंट के अबाउट, तो जो मोमेंट का सम होगा किसी पॉइंट के अबाउट, वो सारे पॉइंट का इंडिविजुअल मोमेंट का बराबर होगा। मतलब सारे पॉइंट पे जो मोमेंट लग रहे होंगे उनके इंडिविजुअल सम के बराबर होगा। वही मेरा क्या होता है, बेरिग्नस थ्योरम होता है। तो इसका यूज हम लोग मोमेंट और कपल को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। चलिए अब हम मेरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन दो सरफेस के स्लिपिंग के कारण आता है, इस तरह से बोल सकते हैं, या दो सरफेस के बीच में ही होता है, सरफेस के बीच में ही मेरा फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन कई टाइप के होते हैं, जैसे तीन तरह के फ्रिक्शन हम लोग जानते भी है। जैसे एक फ्रिक्शन होता है स्टैटिक होता है, एक रोलिंग होता है, और एक होता है स्लाइडिंग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, स्टैटिक सबसे ज़्यादा होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक से थोड़ा सा कम होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में बोला है द फोर्स दैट अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड। यानी मान लीजिए आपके पास एक सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन देखते हैं हम जब इसको खींचते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगने लगता है और ये सरफेस से सरकते हुए आता है। तो इस केस में होता क्या है कि इसको एक जो इसका सरफेस है वो फ्रिक्शन की वजह से इसको इधर खींचता है। तो वो किसकी वजह से खींचता है, फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रिक्शन। उसके बाद रिलेटिव मोशन जो आता है वो किसके कारण आता है, फ्रिक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे सिर्फ फाई है, सॉरी,
यहाँ पे सिर्फ फाई है, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या रखना है आपका, फाई रखना है। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस, तो किस तरह से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बोला है कि फाई जो है वो म्यू से किस तरह से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे म्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan फाई के बराबर होता है। फाई मेरा क्या होता है आपका, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, और मेरा म्यू मेरा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल एट विच अ बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ड्यू टू, बोला है कि द एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज वो होता है, इज द एंगल एट विच बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड। तो एंगल ऑफ रिपोज वह एंगल होता है जहाँ पे बॉडी मेरा जस्ट स्लाइडिंग करना होता है, करने वाला होता है। तो किसके कारण होता है, तो या तो अप्लाइड फोर्स के कारण होगा, या ग्रेविटी के कारण होगा, या फ्रिक्शन के कारण, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ पे ग्रेविटी के कारण होगा। किसके कारण होगा, सॉरी, ड्यू टू ग्रेविटी। एंगल ऑफ रिपोज, एक मिनट जरा इसको हम चेक कर लें। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ग्रेविटी ही होगा। ग्रेविटी के कारण ही जो इसमें बोलता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओवरकमिंग द सरफेस ऑफ फ्रिक्शन। तो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाता है सरफेस ऑफ फ्रिक्शन से, तो उस केस में मेरा बॉडी क्या हो जाता है, स्लाइड कर जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, वो किस पे बेस्ड है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जाइरेशन पे डिपेंडेंट है ये। क्वेश्चन में क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी किस पे डिपेंड करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और थर्ड जो है बोथ एंड भी। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, अगर मान लीजिए किसी भी सरफेस का आप देखेंगे, तो वो मेरा किसी भी शेप का आप देखेंगे तो मेरा किस पे डिपेंड करता है कि बॉडी का मास कितना है, और साथ में एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका कितना है। तो बोथ यहाँ पे ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ जाइरेशन के इज रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड मास एम। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जाइरेशन जो के होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंदर, ये आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बाई में एम, आई बाई एम। तो ये मेरा किसका कंसेप्ट होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन का। तो रेडियस ऑफ यहाँ पे आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और एम यहाँ पे आपका मास है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, फॉर एन आई सेक्शन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड अबाउट इट्स। आई सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है सेंट्रोइडल एक्सिस, फिर बोला है बेस एक्सिस, फिर बोला है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा सेंट्रोइडल एक्सिस। आई सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सिमेट्री है तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा आपका सेंट्रोइडल एक्सिस। अब मेरा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। फर्स्ट लॉ बोलता क्या है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर बाहरी कोई इंटरनल फोर्स ना लगाया जाए। और साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि जब कोई बॉडी मोशन में होता है वो तब तक नहीं वो रुकता क्यों रुकेगा, तब नहीं जब वहाँ पे फ्रिक्शन या एयर का कोई भी ड्रैग नहीं हो, यानी वैक्यूम का केस हो तब ऐसा होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो मेरा क्या है, एफ बराबर एम ए, चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करता है ये। 27 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, पैराबोलिक होता है, हाइपरबोलिक होता है, या इलिप्टिकल होता है। तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है आपका, पैराबोलिक। जैसे एक बॉल को भी हम लोग फेंकते हैं तो देखते हैं ना, बॉल ऐसे ऐसे उड़ के आता है, तो ये मेरा कैसा शेप होता है आपका, पैराबोलिक होता है।
क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो बोला है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कब मैक्सिमम होता है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाए 45 डिग्री हो जाए तब। यहाँ पे रेंज का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे वो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई में सी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, देखिए यू तो मेरा वेलोसिटी है और जी मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम कब होगा, आर यहाँ पे देख लीजिए, आर मैक्सिमम कब होगा, जब जब मेरा साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा, साइन टू थीटा क्या हो मैक्सिमम हो। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना होता है, साइन टू थीटा का वैल्यू जो मैक्सिमम हो सकता है वो 1 हो सकता है। तो यहाँ पे साइन टू थीटा लिखेंगे, साइन में किसका वैल्यू 90 होता है तो साइन 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। दोनों तरफ साइन साइन छोड़ देंगे तो यहाँ पे टू थीटा किसके बराबर हो जाएगा 90 के, तो यहाँ पे सिर्फ 2 से कटेगा तो ये 45 हो जाएगा, यानी थीटा का वैल्यू 45 डिग्री के लिए मेरा क्या होगा मैक्सिमम रेंज होगा। ये किसका फॉर्मूला है आपका, रेंज का फॉर्मूला है, किसका, हॉरिजॉन्टल रेंज का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल कन्वर्ट अ डायनेमिक प्रॉब्लम इनटू। तो ये प्रिंसिपल जो है वो डायनेमिक प्रॉब्लम को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो है स्टैटिक प्रॉब्लम है इसको कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपके पास कोई प्रॉब्लम जो है वो जैसे मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि अगर वो मूव कर रहा है या कहीं पे निशाना हम लोग लगा रहे हैं, अगर वो मूव कर रहा है तो हम उसको निशाना सही से नहीं लगा पाते हैं, लेकिन अगर उसी को हम स्थिर करके रोक देते हैं तो उस पर हम सही तरीके से निशाना लगा पाते हैं। तो वैसा ही मेरा डी अलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल है जो इसी पॉइंट पे बेस्ड है कि अगर डायनेमिक में कोई ऑब्जेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है, जिसको एनालिसिस करना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 अब है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एस। तो द क्वेश्चन है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटेड। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस पे बेस्ड है, तो क्या बोलता है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, गलत है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट अप्लाइज टू। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट किसके लिए अप्लाई किया जाता है, तो ये मेरा किसके लिए होता है, ओनली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ कोलिजन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है कि बॉडी पे फोर्स लगेगा तो वो अपने आप सिकुड़ उकुड़ जाएगा या मतलब एनर्जी कुछ स्टोर कर लेगा फिर फैल जाएगा, तो उस केस में मेरा कंजर्वेशन मोमेंटम काम नहीं आता है। तो ये मेरा इन इलास्टिक के लिए होना चाहिए, इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए, ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। 33 नंबर क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। तो कितने फोर्स कम से कम लगने चाहिए ताकि एक पार्टिकल को इक्विलिब्रियम स्टेट में रख सके। तो कम से कम आपका 2 फोर्स तो लगना ही चाहिए, कम से कम की बात क्या है, ये नहीं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा की बात क्या है, तो कम से कम 2 लगेगा, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चाहिए, तब जाके वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा इक्विलिब्रियम में। लेकिन और ज़्यादा स्टेबल चाहते हैं तो 3 बढ़ाना पड़ेगा, एक मोमेंट भी उसका लेना पड़ेगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। If a force is resolved into 2 component, the angle between them must be। बोला if force is resolved into 2 component, तो उसके पास जो क्या बोला है 2 component, the angle between them must, तो उसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, तो उसके बीच का एंगल कोई भी हो सकता है ना। यहाँ बोला है 2 फोर्स रिजॉल्व करना है तो एंगल तो कुछ भी हो सकता है, फोर्स के बीच का एंगल कुछ भी हो, हम रिजॉल्व तो कर ही सकते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्स एक्टिंग एट 60 डिग्री इज। बोला अगर 60 डिग्री पे है तो इक्वल फोर्स की बात किया गया, यानी F1 F2 यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होता है, मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा F1 का स्क्वायर, F1 भी F है और F2 भी F है, प्लस 2F1 F2 तो 2F इंटू एफ कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे 60 डिग्री रख देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर 2F² प्लस यहाँ पे भी आपका 2F² हो जाएगा, और cos 60 का वैल्यू जो होता है
1/2 हो जाता है यहाँ पे एफ स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये 1 और 4 से यहाँ पे ये भी है, तो 3f², जब बाहर निकलेगा तो ये √3f हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, सब में रूट था, तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका √3f। तो मेरा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, √3f हो जाएगा। अगला हम लोग फिर से देखते हैं पैरेललोग्राम और ट्रायंगल। जितने भी टॉपिक अभी हम लोगों ने कवर किया है वो फिर रिपीट होगा इसमें, उसका लेवल बढ़ा बढ़ा के धीरे धीरे करके हम लोग इसमें सारे 100 क्वेश्चन टोटल इसमें इस सेशन में है, तो 100 क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग 90 डिग्री। तो अभी बताया कि 90 डिग्री पर जब कोई फोर्स रिजल्ट एक्ट करता है तो उसमें F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। कब, जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है तब। तो बस F1 का वैल्यू आपका 3 न्यूटन है और F2 का वैल्यू आपका 4 न्यूटन, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 न्यूटन। 16 9 25 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा, तो रिजल्टेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 न्यूटन का हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, इफ टू फोर्स पी, सॉरी यहाँ पे पी 2 बार हो गया है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम। इसको मिटा दिए। बोला इफ टू फोर्स, एक P है एंड दूसरा Q है, एक्ट्स एट एंगल 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री पे वह एक्ट करते हैं, देयर रिजल्टेंट इज, तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे देते हैं, तो थीटा यहाँ पे कितना रख लेना है आपका 180 डिग्री। तो बस अब ध्यान रखिए यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंदर फिर से वही फॉर्मूला P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 180 आपका -1 होता है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंदर P² प्लस Q² और -1 से इसमें गुणा होगा तो -2PQ हो जाएगा ये। तो ये देखिए P² प्लस Q² -2PQ जो है P माइनस Q का एक तरह से होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आपका क्या मिलेगा, P माइनस Q मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे P माइनस Q हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रायंगल लॉ इज अप्लीकेबल फॉर। तो ट्रायंगल लॉ जो है वो किसके लिए अप्लीकेबल है, तो ट्रायंगल लॉ जो है वो कोप्लेनर फोर्स के लिए है या कंकरेंट फोर्स के लिए है या बोथ ए एंड बी के लिए या नॉन कोप्लेनर फोर्स के लिए। तो 38 का आपको आंसर बताना है, क्या आंसर होगा इसका, तो कोप्लेनर हो या कंकरेंट हो तीनों के लिए एप्लीकेबल है कौन सा मेरा, ट्रायंगल लॉ। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी इसमें, सॉरी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से मेरा लामीज थ्योरम आ गया। जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसका थोड़ा सा एडवांस इंप्रूवमेंट कर करके हमने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, जिससे कि हम लोग पहले तो इजी लेवल के क्वेश्चन समझ गए, अब थोड़ा सा वेरीज कर करके क्वेश्चन आएंगे। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, लामीज थ्योरम इज वैलिड ओनली व्हेन। लामीज थ्योरम कब वैलिड है, तो बोला है 3 फोर्स एक्ट एट अ पॉइंट, 3 फोर्स अगर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तब वैलिड है। हाँ तो बात तो सही है। फिर सेकंड बोला फोर्स आर नॉन कंकरेंट, नॉन कंकरेंट नहीं है। फोर्सेस आर पैरेलल, इसके भी लेंगे। फोर्सेस आर नो कोप्लेनर, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सिर्फ सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन में द थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, 3 फोर्सेस है अगर वो इक्विलिब्रियम में है, द रेशियो F1 साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम करेक्ट कर देते हैं, द रेशियो बोला है यहाँ पे, हाँ वही F/sin साइन थीटा है, F1 बाई साइन थीटा इक्वल टू F2 बाई साइन मान लीजिए बीटा है इक्वल टू F3 बाई साइन गामा है। तो ये किसके लिए है मेरा, लैमिस थ्योरम के लिए, ये मेरा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लैमिस थ्योरम। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन में बोला है मोमेंट ऑफ कपल इज अ, तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, स्केलर होता है, वेक्टर होता है या क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ कपल जो होता है वो ध्यान रखना है आपको कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है।
कपल का जो मोमेंट होता है वो एक तरह से स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो मोमेंट ऑफ कपल का एसआई यूनिट क्या आपका होता है? न्यूटन मीटर। जैसे देखिए मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट मीटर और डिस्टेंस का सॉरी फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, अ कपल क्या प्रोड्यूस करता है? ओनली ट्रांसलेशन, ओनली रोटेशन, बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, या नन ऑफ दिस। तो एक कपल जो होता है वो मेरा क्या प्रोड्यूस करता है? कपल ओनली रोटेशन, रोटेशन केवल जनरेट करता है। फिर से फ्रिक्शन से क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन क्या है आपका? द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोज मोशन इज कॉल्ड। बोला है द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजेस मोशन इज कॉल्ड। तो वह मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है जो फोर्स को अपोज करता है? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होगा आपका? लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो मेरा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की बात किया गया जो मोशन को रोकता है, तो मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज द रेशियो ऑफ। तो म्यू जो होता है वो किसका रेशियो होता है? तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स म्यू जो होता है वो किसका रेशियो होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो म्यू होता है वो रेशियो होता है आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन का ये रेशियो होता है। यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो म्यू इंटू एन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव बेसिस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। द एंगल ऑफ रिपोज थीटा इज रिलेटेड टू म्यू। तो यहाँ पे जो म्यू है वो किससे रिलेटेड, किस तरह से दिया जाएगा आपको? म्यू इक्वल टू tan थीटा से दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 46 का ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स बेस। तो बेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा? तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जो देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, अगर एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसके बेस के अबाउट, ये बेथ हो गया और ये डेप्थ हो गया, तो इसमें होता है BD3/3। ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BD3/3 ही होता है इसमें। 48 नंबर क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ थिन रॉड ऑफ लेंथ L अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जाइरेशन आपका क्या होता है? यहाँ पे होता है L बटे लेंथ जो आपका L है और उसमें डिवाइड कर देंगे √12 से। तो द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ थिन रॉड ऑफ लेंथ L अबाउट इट्स सेंट्रोइडल। तो सेंट्रोइडल के अबाउट तो ये होता है, सॉरी आई इसको लिखते हैं ना, सॉरी के ही लिखते हैं, ठीक है। और अगर पूछता कि ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स के अबाउट जो है वो मेरा कितना हो जाता है? ट्रांसवर्स के अबाउट ये मेरा L/√3 हो जाता है। तो बस ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, सेंट्रोइडल के अबाउट L/√12 और मेरा ट्रांसवर्स के अबाउट जो है L/√3 हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, फॉर अ टी सेक्शन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड अबाउट। तो टी सेक्शन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन बी है आपका सेंट्रोइडल एक्सिस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो है हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसका? टी सेक्शन का, टी सेक्शन का। तो हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन है, इनर्शिया ऑफ द प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी रिलेटेड टू। तो किसी बॉडी का जो इनर्शिया वो एक प्रॉपर्टी होता है वो किससे रिलेटेड होता है? फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड होता है। किसी बॉडी में जो इनर्शिया होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आपका फर्स्ट लॉ से रिलेटेड होता है।
तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 MCQ। आपको इस 51 नंबर MCQ जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको बताना है कि ये सेक्शन कैसा लगा। पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग इसका कंप्लीट कर, जैसे 2 पार्ट में मेरा मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसी तरह हम जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे का हम लोग एक वन शॉट कर करके इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ऐसा इसी वीडियो में हम 100 क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये 51 का बस आंसर जैसे पूछे हैं बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, तो वो होता है आपका फोर्स के इक्वल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ यानी कि dp बाई dt जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन। तो एक्शन और रिएक्शन जो होगा किसी बॉडी का, वो सेम बॉडी पे एक्ट करेगा या डिफरेंट बॉडी पे, या बोथ ए एंड बी, और नॉन ऑफ दिस। तो 52 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, डिफरेंट बॉडी पे ही एक्शन और रिएक्शन। जैसे मान लीजिए इस पे आपने अपने हाथ से मारा, सॉरी एक बार, तो ये मेरा जो है वो इस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये भी इधर से फोर्स लगाएगा, मतलब सेम बॉडी पे तो नहीं लगाते हैं, डिफरेंट बॉडी पे लगाते हैं। जैसे अगर हम किसी को हाथ से मारते हैं तो हम फोर्स इस पे लगाते हैं और ये हम पे फोर्स लगाते हैं, डिफरेंट बॉडी हो गया ना हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है यहाँ पे। 53 नंबर क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड ऑन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किस पे डिपेंड करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान ये रखना है कि जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है उसी पे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, द हॉरिजेंटल रेंज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये अभी बताएं 45 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अफेक्टेड बाई। प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो किसके कारण अफेक्ट कर जाता है, तो ये जो मेरा है वो ग्रेविटी के कारण भी हो सकता है और एयर रेसिस्टेंस के कारण भी हो सकता है। तो ये मेरा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर 9th जो है वो डी अल्बर्ट प्रिंसिपल से ही रिलेटेड है। डी अल्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो डायनेमिक प्रॉब्लम होते हैं उनको स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है। इज टू एनालाइज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, या बोथ ए एंड बी। तो 56 का करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। ये किसके लिए एनालाइज करने के लिए किया जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को ये क्या करता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, इजीली तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, द फ्लक्चुएशन फोर्स यूज्ड इन डी अल्बर्ट प्रिंसिपल इज। तो कौन सा वो फोर्स होता है जो डी अल्बर्ट प्रिंसिपल में हम लोग यूज करते हैं, तो वो मेरा जो होता है वो इनर्शिया फोर्स होता है। क्या होता है मेरा, इनर्शिया फोर्स। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो 58 नंबर क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज टू। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज टू। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस पे अप्लाइड होता है मेरा, वो होता है आइसोलेटेड बॉडी पे अप्लाई होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इलास्टिक कोलिजन मोमेंट इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो 59 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलास्टिक कोलिजन में हम लोग मोमेंट भी कंजर्व कर लेते हैं और साथ में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो किसका डिराइव्ड फॉर्म है, तो किसका डिराइव्ड फॉर्म है ये मेरा जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ का डिराइव्ड फॉर्म है। चलिए अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये फ्रिक्शन एंड इंक्लाइन सरफेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन में क्या बोला है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉडी मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज गिवन बाय। तो किसके द्वारा हम उसको देते हैं, ये मेरा जो है
म्यू एन के द्वारा, एम जी के द्वारा, या बोथ है ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स सही बताया, वो म्यू इंटू एन से दिया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन द कंपोनेंट ऑफ वेट एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन इज। तो इंक्लाइंड प्लेन में जो कंपोनेंट ऑफ वेट होता है वो किसके बराबर होता है? तो मेरा एम जी साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एम जी साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। 63 नंबर, जैसे फिगर आप समझ भी लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। तो एफ, मान लीजिए फोर्स आपका, सॉरी ये तो मेरा एम जी वेट लग रहा है, तो ये अगर थीटा के साथ है तो एम जी कॉस थीटा होगा। इधर वाला आपका एक एम जी कॉस थीटा, ये वाला आपका एम जी कॉस थीटा होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा हो जाएगा। एम जी साइन थीटा हो जाएगा। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज। बोला है कि द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो एक इंक्लाइंड प्लेन पे मान लीजिए कोई बॉडी रखा गया है, इसको ऊपर की तरफ फ्लो कराना है या ऊपर की तरफ मूव कराना है, तो हमें कितना मिनिमम फोर्स कम से कम चाहिए? तो मिनिमम फोर्स जो चाहिए एम जी साइन थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ एम जी कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई इज रिलेटेड टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो फाई जो होता है tan फाई इक्वल टू म्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेक्शनल प्रॉपर्टीज से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर d अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। यानी एक सर्कुलर सेक्शन है, इसका डायमीटर कैपिटल D है, और हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो ये जो मेरा होता है, ये कितना होता है आपका? पाई बाई 64 इंटू डी पावर 4 होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी, करेक्ट आंसर आपका पाई बाई 64 डी पावर 4 होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ जाइलेशन के ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर। तो यहाँ पे जो के होगा, यहाँ पे वो √2/5 टाइम्स ऑफ आर हो जाता है। √2/5 टाइम्स ऑफ आर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। तो 67 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? फॉर अ चैनल सेक्शन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड अबाउट। तो चैनल सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस एंड सेंट्रोइडल वाई एक्सिस दोनों का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बोथ ए एंड बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, द पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो किस तरह का मोमेंट फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है? तो ये जो है एनी पैरेलल एक्सिस के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लेते हैं। थर्ड नंबर है न्यूटन लॉज एंड मोशन से। तो 69 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, a body continuous in its state of rest or uniform motion unless acted upon by an external force, this is। तो वो क्या है? मेरा फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है, या थर्ड लॉ है? तो मेरा क्या है? फर्स्ट लॉ ही है। एक बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट बनाए रखेगी जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। 70 नंबर क्वेश्चन है, द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन। इम्पल्स ऑफ फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल टू होता है आपका? तो वो होता है मोमेंटम के। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को एक तरह से इम्पल्स भी बोला जाता है, इम्पल्स ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए देन इट्स एक्सेलरेशन इज। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा?
नेट फोर्स जीरो होने पे जो मेरा एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। एक बॉडी में अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, तो अभी बताएं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है आपका, म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g। और क्या पूछा है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज, तो जब आपकी मैक्सिमम हाइट की बात आती है तो उस केस में आपका हाइट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड ऑन, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो किस पे डिपेंड करता है, तो अभी इस तरह का एक क्वेश्चन हम बताए थे। ये जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और ग्रेविटी, इन तीनों पे डिपेंड करता है, तो बोथ आपका ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर फिर आ गया आपका डी अल्बर्ट प्रिंसिपल एंड एनर्जी मेथड से, तो फिर से क्वेश्चन है आपका डी अल्बर्ट प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस ऑफ फिक्टिशन फोर्स कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, इनर्शिया फोर्स, कोरिलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। तो वो मेरा करेक्ट आंसर है जो इसका होगा वो हो जाएगा इनर्शिया फोर्स। 76 नंबर क्वेश्चन है द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन किसके का इक्वल टू होता है, मेरा वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज यूज टू एनालाइज, वर्चुअल वर्क का जो प्रिंसिपल है वो किस चीज़ को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो मेरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम को एनालाइज करने के लिए हम लोग वर्चुअल वर्क का यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर रिजिड बॉडी के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, तो वहीं अलब्धिज हो जाएगा। बेरिग्नेस थ्योरम किससे रिलेटेड है, तो बेरिग्नेस थ्योरम जो है मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड है। कपल एंड मोमेंट से क्वेश्चन है 80 नंबर द मोमेंट ऑफ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो मोमेंट ऑफ कपल जो होता है वो किससे इंडिपेंडेंट होता है, तो ये मेरा जो है पॉइंट ऑफ रोटेशन से इंडिपेंडेंट होता है। बाकी मैग्नीट्यूड कितना इस पर डिपेंडेंट करता है, डिस्टेंस कितना है उनके बीच में उस पर डिपेंड करता है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है उस पर भी डिपेंड करता है। 81 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स फॉर्म अ, तो क्या इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्स क्या फॉर्म करते हैं, आपका कपल फॉर्म करते हैं। अगला 82 नंबर द एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू, तो एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज जो होते हैं वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 83 नंबर, तो 83 नंबर क्वेश्चन है द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन, तो जस्ट अप कराने के लिए कितना हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन भी बताए थे हम, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ही हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा प्लस म्यू टाइम ऑफ डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा। नेक्स्ट है आपका बिल्डअप सेक्शन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए तो इसमें 84 नंबर करेक्ट का क्वेश्चन देखते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिल्ट अप सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय, तो बिल्ट अप सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग एडिंग इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो दोनों का यूज करके हम लोग बिल्डअप सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, बोथ यहाँ पे ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है फॉर एन अनइक्वल एल सेक्शन द सेंट्रोइड इज लोकेटेड बाय, बोला है कि फॉर एन अनइक्वल एल सेक्शन द सेंट्रोइड इज लोकेटेड बाय, तो सेंट्रोइड को हम लोग कैसे लोकेट करते हैं, तो उसको लोकेट करने का तरीका है कि मोमेंट अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस हम लोग ले लें, तो करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी स्टेट दैट अ फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी स्टेट दैट अ फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी क्या है, ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन सब, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन, अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन।
87 नंबर क्वेश्चन बोला है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल लैमिना लाइज एट डिस्टेंस अब तो ये होता है 4r/3 पाई पे 4r/3 पाई पे किसके केस में सेमी सर्कुलर के केस में। एक मिनट इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए ये मेरा करेक्ट है 4r/3 पाई। 88 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो वो मेरा जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है और साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए इसका वैल्यू कितना होता है। तो मेरा ई होता है 1 होता है। इस ई का वैल्यू मेरा कितना हो जाता है 1 होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ऑन। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन था क्या। अगला क्वेश्चन है द सीजी ऑफ राइट सर्कुलर कोन लाइज एट हाइट ऑफ। तो राइट सर्कुलर कोन कुछ इस टाइप का होता है आपका। तो बोला इसका सीजी जो होता है वो किस तरह से लाई करता है। तो ध्यान रखना है कि बेस से अगर हम लोग देखें ये मेरा वर्टेक्स होता है और ये मेरा बेस होता है। तो बेस से देखें तो बेस से जो है इसका सीजी फ्रॉम बेस से अगर हम लोग देखें तो वो होता है h/4 और अगर हम लोग सीजी देखें किससे वर्टेक्स से तो मेरा क्या होता है 3h/4 होता है। अगला 92 नंबर क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग ऑफ मास m। मास यहाँ पे थिन रिंग जो है थिन रिंग और मास m एंड रेडियस जो है कैपिटल R है अबाउट इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे थिन रिंग की बात किया है। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है। हमको क्या बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है थिन रिंग का अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो किसका डिराइव्ड फॉर्म है। तो वो मेरा जो है वर्क एनर्जी थ्योरम का है। वर्क एनर्जी थ्योरम का डिराइव्ड फॉर्म है। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड। तो वैसा फोर्स जो एक बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर अ कार टू सेफ्टी टेक सर्कुलर टर्न डिपेंड ऑन। किस पे डिपेंड करता है कि रेडियस ऑफ कर्व एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आप कितने मुड़ाव पे मुड़े हैं और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू है कितना। तो 95 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 96 जो है अ प्रोजेक्टाइल अटेंड मैक्सिमम रेंज व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को किए भी थे। द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज द रेशियो ऑफ। तो एफिशिएंसी ऑफ मशीन मेरा क्या होता है वो आउटपुट बाई इनपुट होता है और दूसरा तरह से बोल सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो होता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है मेरा W/P होता है और वेलोसिटी मेरा क्या होता है Y/X होता है। इसका रेशियो भी मेरा एफिशिएंसी होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मेरा जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। तो ये मेरा क्या हो जाता है आपका BD/12। ये क्या होता है मेरा BD/12 हो जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो किस तरह से एक्ट करता है अपोजिट टू मोशन या एलॉन्ग टू मोशन या परपेंडिकुलर टू मोशन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अपोजिट टू मोशन। हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन होने वाला होगा उसके अपोजिट में ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन जो है इस PDF का द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है? तो देखिए यहीं से देख लीजिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा। ये बी जो है मेरा एक तरह से लेंथ ही है तो इसका यूनिट मीटर, और डी जो है एक तरह से डेप्थ मतलब मीटर में ही होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर का पावर क्यूब हो जाएगा। तो टोटल मिला के मीटर का पावर 4। तो यूनिट क्या होता है इसका? ऐसा यूनिट मीटर का पावर 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट। तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। आगे हम और भी सब्जेक्ट और भी जैसे सब्जेक्ट है, जैसे मशीनिंग होगा, ग्राइंडिंग होगा, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गया, इन सारे का वन शॉट वीडियो लाएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और इस तरह से क्वेश्चन चाहिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।